जी बच्चों, द क्लास रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। आई वांटेड टू मेंशन कि मैंने आपको 3 फाइल्स भेजी थी सीएआई की तरफ से बनी हुई। उसमें स्किल्स एक्सरसाइजेज एंड कुछ कॉमन डेफिनेशंस, कुछ फार्मूलाज, ग्राफ्स की लेबलिंग एएस और ए2 की, दोनों की वो हैं। तो ऑफ कोर्स कॉम्पोजिट वाले बच्चे सारे करेंगे, एएस वाले सिर्फ एएस वाला पार्ट करेंगे और ए2 वाले सिर्फ ए2 वाला पार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक्सरसाइजेज मेरी तो ख्वाहिश थी मैं क्लास में आपको करवा दूं। आई माइट स्टिल डू इट, लेकिन पेपर पास आ रहे हैं और पेपर्स भी है बच्चों के, तो मैं ज़्यादा पेपर्स करवाना चाह रहा हूँ। सो ट्राई एंड डू देम योरसेल्फ, ठीक है? हैज एनीबडी डन देम सो फार? दैट इज़ नॉट गुड। मैंने कोई महीना 1.5 महीना पहले आपके एग्ज़ाम प्रेप ग्रुप्स में भेजी थी। मैं किसी एक एग्ज़ाम प्रेप ग्रुप को खोल के उसमें आपको दिखाता हूँ कि ये तो बहुत अर्सा पहले मैंने सेंड की हुई थी। ये रावीगंज, मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। जी, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्किल सेट एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको ज़रा शाबाश, ये तो सारे वो पास पेपर्स वाले जो हमने किए पास पेपर सेशन में। और एक मैं आपको डेफिनेशन वाला भी, ये है बेटे, आई सेंट इट टू यू ऑन 30th of March। सो चले 18 दिन ना, नहीं आज 23rd है, तो तकरीबन महीना होने वाला है। And none of you have done it. I'm sure Zurva and people like that have done it. They haven't said it, I guess. ये देखो 9708 ईयर 23 आपके नए सिलेबस के मुताबिक उन्होंने 3 स्किल सेट एक्सरसाइजेज भेजी हैं। स्पेशली ए2 वाले बच्चों के लिए इसमें बहुत अच्छी इवैल्यूएशंस भी दी हुई हैं, और एएस वालों के लिए फार्मूलाज, पीडी, हर चीज़ की वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग, एक एक ग्राफ की लेबलिंग। सो प्लीज़ प्लीज़ इनको ज़रूर करें, ठीक है? अभी बल्कि शायद मैं आज ही करा दूं आपको। मुझे बताएं, पिछले पेपर में कुछ बाकी था जो हमने जून का किया था? एक वीडियो में लगाना भूल गया था, एक क्वेश्चन शायद बाकी था। तो बच्चा मुझे बताइएगा, जून 2022 का पेपर जो हम कर रहे थे उसका सिर्फ शायद एक क्वेश्चन मैक्रो का बाकी था। बड़े खामोश हैं आज सब, जरा थोड़ा सा जागें और मुझे बताइए प्लीज। फर्स्ट ईयर कंप्लीट था, आर यू श्योर? अच्छा, चलिए मैं जल्दी से देख लेता हूँ। अगर आपकी बात सही है तो फिर तो हम ये स्किल एक्सरसाइजेज ही कर लेंगे आज की क्लास में ना। गुड टू सी यू फातिमा सलीम, प्लीज कम रेगुलरली नाउ। थोड़े दिन रह गए बहुत मेरे बेटा, और वीडियोस देखते रहो, कैच अप ऑन व्हाट यू मिस्ड। सारी मैंने प्ले लिस्ट में, अप्रोप्रिएट प्ले लिस्ट में डाली हुई है। क्वेश्चन पेपर 22, ये जल्दी से देखिएगा। चलिए मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये रिमूव कंटेंट वाला इसका डाटा रिस्पांस था। मुझे पी इनकम इलास्टिसिटी वाला भी याद है, पीपीसी वाला भी याद है। ओ हाँ, ये कर लिया था, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, स्विचिंग सब कर लिया था। तो फासिया, यू वर राइट। इसकी सेकंड वीडियो मैंने नहीं लगाई, इसलिए मुझे वो ज़रा फिक्र हो रही थी, मैं लगा देता हूँ अभी। अलबत्ता टुडे लेट्स डू दो स्किल्स एक्सरसाइजेज जो मैं आपके ग्रुप में भेज चुका हूँ और बच्चों ने इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें जो कॉम्पोजिट वाले बच्चे हैं उनको तो सारे चाहिए, जो खाली ए2 वाले बच्चे इसमें मतलब कोई भी नहीं, सारी बात है। तो एएस वाला पार्ट तो आपको इम्पोर्टेंट है। तो लेट मी जस्ट वेट फॉर इट टू अपलोड। या ये मेरे बच्चों देखो, कैम्ब्रिज ने खुद ये बना के भेजी हैं, और इसको हम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट्स इट ऑल अबाउट। पूरी ऊपर इन्फॉर्मेशन है कि क्यों डॉक्यूमेंट बनाया गया, उसकी मकसद क्या है। मैं आपको सिर्फ इसका स्टार्ट, जितना मैं पूरा मैं नहीं करवा सकूँगा। अब देखो, अब ये पहली वर्कशीट यहाँ पे जो दी हुई है इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, मेनली इट्स फॉर ए2, लेकिन आई वुड से ए1 वाले, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वो इनकम इनक्वालिटीज़ का जो टॉपिक ऐड हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में शायद वो ये बात कर ले। अब आपका तरीका क्या होना चाहिए कि जिनकी रिवीजन, और स्टेज पे रिवीजन पूरी होनी भी चाहिए, जिनकी रिवीजन प्रॉपर पूरी है वो इसको सॉल्व करें। और यार इस वक्त बच्चे देखो ना आए जा रहे हैं। और या जो बच्चों जो लेट आए हो, मैं ज़रा स्किल सेट्स की आपको 3 एक्सरसाइजेज भेजी थी उसमें एएस की हैं और ए2 सारे सिलेबस की हैं। ये मेन टर्म्स उन्होंने करवाई हुई हैं, कई चीज़ें मेन करवाई हुई हैं। तो बहुत अच्छा सा ये एक
डॉक्यूमेंट है। अब देखो उसने कहा डिफाइन ईच इकोनॉमिक टर्म्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। तो अगर आप इसके प्रिंट ले लो तो आप बॉक्सेस में भी कर सकते हो। जैसे मैं पहला दो तीन आपको करवाता हूँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कोई A2 का बच्चा इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिफाइन करेगा? जस्ट वांट टू सी वेयर यू गाइस आर एट। अब देखो इससे नजर आ रहा है कि मैक्रो A2 की रिवीजन जो मैंने नहीं करवा सका उसमें वीकनेस बहुत ज्यादा है। नो वन इन द क्लास नोज व्हाट एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज, so that's a very clear sign. Absolute poverty is when people cannot even afford the basic necessities that are needed for survival. इन सम कैटेगरीज इसको बोलते हैं जी अर्निंग लेस देन $2 पर डे। वो बंदा एब्सोल्युटली पुअर है जिसकी इनकम लेस देन $2 पर डे है। रिलेटिव पॉवर्टी, एनी A2 स्टूडेंट, रिलेटिव पॉवर्टी। कुछ कोशिश तो करें, नाम से ही कुछ अंदाजा लगाएं बेटे। इस तरह तो आप खाली डेफिनेशन तो छोड़ के नहीं आते ना। अगर आपके P4 के सेक्शन ए में आ गई 2 मार्क्स जी। जी आपके हम्म, बेहतर है या व्हेन यू when you're comparatively poor compared to other groups of people, uh, basically when you're earning less than the average income of the country, real GDP per capita जो होता है कंट्री का, उससे कम आप अर्न कर रहे हो। अब दूसरी डेफिनेशन आई एम श्योर सबको आती होंगी। एक्चुअल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पोटेंशियल, पीपीसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? एनीवन जी? इसके वो आपको क्यों मार्क देगा? उसने खुद वर्ड एक्चुअल प्रोडक्शन बोला हुआ है। अगर हमने कह दिया व्हाट वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, इट्स अ लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। नो नो, नॉट इनसाइड बीपीसी। एक्चुअल प्रोडक्शन में हाँ, ये बात भी इस एंगल से भी वो शायद मान जाए। व्हेन अ कंट्री प्रोड्यूसेस within its current resources, either fully employing them or partially employing them, it can be a point on PPC or below PPC। प्रोडक्शन पोटेंशियल क्या है जी? मैक्सिमम वो जो प्रोड्यूस कर सकता है अपने करंट रिसोर्सेज में, ये पीपीसी के ऊपर पॉइंट है। तो एक्चुअली हम ना, यू राइट, एक्चुअल प्रोडक्शन विद इन द पीपीसी एंड प्रोडक्टिव प्रोडक्शन पोटेंशियल पीपीसी के ऊपर सारे रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल पूरा इस्तेमाल करके जो हम बना सकते हैं मैक्सिमम, वो हमारा प्रोडक्शन पोटेंशियल है। अब आसान होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा एएस के हैं। एड वलोरम टैक्स कौन बच्चा डिफाइन करेगा? अब इसका मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मार्क मिलेगा? Yes. Ad valorem tax is a specific percentage of the price of the product. इसमें लिख देना supply curve shifts in a non-parallel manner। ठीक हो गया? फिर आ गया बेटे specific tax। इसको कौन बच्चा डिफाइन करेगा? Fixed tax, lump sum amount as per quantity। हाँ, as per quantity like $1 per barrel of oil। ठीक है। अब ये फोर्थ उन्होंने मिक्स कर दिया, अच्छा नहीं किया उन्होंने, लेकिन कोई मसला नहीं। लेकिन ये एएस में भी थोड़ा सा आ जाता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का, लेकिन A2 का तो ये मेनली है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, when consumers do not possess the full knowledge या information about the good or harm of a particular product, जैसे डीमेरिट मेरिट गुड्स में होता है इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। दे सकते हैं, बिल्कुल दें। आपने मार्क्स लेने कहीं ना कहीं से लें। मॉरल हैजर्ड, ये मैं हमेशा पढ़ाता होता हूँ पास पेपर्स में, तो अभी आपको बताता हूँ। इसकी खैर नीचे गुड थिंग है इसकी, इसमें उसने सब कुछ नीचे डिफाइन किया हुआ है खुद ही, ताकि बच्चा देखे, अपनी नॉलेज टेस्ट करे, और फिर सब कुछ नीचे से, मैं कहूँगा पीछे से पहले नीचे से तैयार कर लो, फिर आके इसको फिल कर दो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हर्ट ना हो। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में क्या मेन फर्क है बच्चों? और एक मार्क आ गया। दूसरा कैसे? डिवैल्यूएशन में देयर इज नो रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस,
गवर्नमेंट इंटरवेंशन आती है, डेप्रिसिएशन में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हो रहा है। इसी तरह डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये काफी सारी टर्म्स। फिक्स जरूरी नहीं है, डिवैल्यूएशन आपने अपनी करेंसी को जानबूझ के नीचे किया है, चाहे मैनेज फ्लोटिंग है चाहे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, वो एक अलग चीज आ जाती है। ठीक है, अब देखते जाओ, इन्होंने काफी सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, एएस की भी, ए टू की भी, तो एक बार सारी पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं है। इवन इफ यू एन एएस, कुछ इन्फॉर्मेशन अगले साल की आ जाएगी। देखो कितना कुछ, पीईडी, प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है, प्राइमरी, जो मिलते जुलते हैं, जो बड़ी गलतियां करते हैं, प्राइमरी इनकम एंड प्राइमरी सेक्टर। मेनी किड्स विल मेक अ मिस्टेक, प्राइमरी सेक्टर ठीक कर लेंगे, ये फ्रॉम माइनिंग, एग्रीकल्चरल, ये जो आपकी होती हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, लैंड से रिलेटेड, उससे रिलेट करता है। और प्राइमरी इनकम क्या है, ये करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है अर्नड इनकम्स जो फ्लो इन एंड आउट ऑफ द कंट्री हो रही होती है, रेंट, प्रॉफिट, यस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम्स जो मुल्क से अंदर या बाहर जा रही हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, अक्सर बच्चे ये गलत करते हैं। Production is a level of output which is being produced using resources available to a firm or an economy. Productivity is the output per factor input, यानी output per worker या output per machine hour. This is the efficiency. Profit और profitability में क्या फर्क है, public and private good, ये सब कुछ उसने बड़ा डिटेल में दिया हुआ है। टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट, अक्सर बच्चों को मैं जब ये चेक करता हूँ आपका रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव का, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं जी प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर दोज व्हेन रिच पे अ ग्रेटर अमाउंट देन पुअर। रिच हमेशा पुअर से ज्यादा अमाउंट देता है, तो प्रोग्रेसिव का तो ना आया ना। व्हेन टैक्स रेट इज हायर फॉर द रिच, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स अमाउंट क्या है, जो पैसा आप दे रहे हैं, रेट है परसेंटेज। तो ये इसने बहुत सारी चीजें, टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, लाइक मेरी यहाँ पे एक बच्ची है जो हमेशा टर्म्स ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड को गलत करती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज सिंपली द रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन इंडेक्स फॉर्म। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द the balance of inflows and outflows from exports and imports of goods and services। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टर्म्स ऑफ ट्रेड सिर्फ उनकी प्राइसेस हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो पैसा आया और गया उसका बैलेंस है। ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन अब ए टू में मूव हो चुका है। ट्रेड डेफिसिट मींस जब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है, यानी इनफ्लोज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस देन आउटफ्लोज फॉर इंपोर्ट्स एंड फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बजट डेफिसिट, ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको ट्रेड डेफिसिट बनाते हैं। बजट डेफिसिट इज व्हेन गवर्नमेंट spending plans are more than its revenue from taxation। current account deficit, when उसके चारों हिस्सों का नाम लेना है, when inflows from goods, services, trade of goods and services, income balances, primary and secondary balances are greater than, are lesser than outflows for trade in goods and services, primary and secondary income balances। ठीक हो गया। A2 वालों को उसमें ये खास तौर पे ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर अर्निंग में वो कंफ्यूजिंग करते हैं अपने आप को। ट्रांसफर पेमेंट्स आर सिंपली पेड बाय गवर्नमेंट और बाय एनीवन टू नॉन अर्नर्स, व्हेन अर्नर्स से पैसा लेके नॉन एक्टिव को पैसा दिया जाता है, जैसे पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फलाना फलाना फलाना। ट्रांसफर अर्निंग्स आर व्हाट द वर्कर या कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन wants to earn the least, मतलब minimum payment a factor of production like labor will be accepting for their reward for their work। ये A2 का कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल बेनिफिट्स, मीन टेस्टेड बेनिफिट, ये दोनों में आते हैं। यूनिवर्सल बेनिफिट्स वो हैं जो हर किसी को मिलते हैं, जैसे चाइल्ड बर्थ बेनिफिट्स, अमीर के घर बच्चा हुआ उसको भी मिलेगा, गरीब के घर उसको भी। मीन्स टेस्टेड बेनिफिट्स आर स्पेशली डिजाइंड फॉर एक्सट्रीमली पुअर एंड वल्नरेबल, फॉर एग्जाम्पल इनकम सपोर्ट स्कीम्स, फूड स्टैम्प्स, पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो इंतहाई गरीबों को टारगेट किए जाते हैं। एक्स एंड डायनेमिक एफिशिएंसी A2 का है। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू, ये देखें हर चीज का उसने प्रॉपर आंसर दिया। लेट्स सी, एक्चुअल प्रोडक्शन कैन बी raised by utilizing already available resources। Graphically it can be shown by a movement from a point inside a PPC towards a point, yeah, towards a point, हम ना PPC। Potential output rises when quantity or quality of resources improves। Graphically it's shown by a rightward shift in PPC
और द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। एक एक उसने डिफाइन किया हुआ है आपके लिए अच्छी तरह। A2 वाली क्लास में मैं मॉरल हैजर्ड और एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन करवा दूंगा। ये देखो एक एक उसने आपको जो 38 टर्म्स दी थी सारी की सारी। हाँ, और मेरा प्यारा बच्चा कौन अब्दुल आसिफ है? जाग जा मेरा बेटा। ये देखो आपके एग्जाम प्रेप ग्रुप्स में 30 मार्च के लगाए हुए और मैंने स्पेशली कहा था कि इनको बहुत जरूरी है करना है। देखो मैसेज किया हुआ था। ये देखो 3 स्किल एक्सरसाइजेज हैं। ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, यूज कीजिए अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर, ए नॉर्मल गुड्स इंफीरियर गुड्स, A2 A1 मिक्स किया उसने अनफॉर्चुनेटली, बट आप तुमको पता लग जाएगा कौन सा। जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स दोनों में आता है। क्वालिटीज ऑफ मनी A2 में चला गया, फंक्शंस ऑफ मनी A2 में चला गया, लेकिन एक बार पढ़ लो ताकि आपका बहुत अच्छा बन जाए कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, ये सब उसने करने के बाद फिर सेकंड एक्सरसाइज क्या दी है? अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूलाज। आई थिंक इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क। लेट्स सी, उसने पहले आपको खाली स्पेस दे दी है। पीईडी का फॉर्मूला आप लोग बता देंगे ऑफ कोर्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एमईडी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एमईडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सईडी भी बोला जाता है, सीईडी भी। तो सीईडी इज percentage अपना सॉरी percentage change in quantity demanded of good A divided by percentage change of price in good B, terms of trade, labor productivity, Gini coefficient, marginal rate of taxation। जो जो मुश्किल फॉर्मूलाज है ना, देखो उसने सारे सामने लिख दिए आपको। किसी को इस बात में कंफ्यूजन है? ये देखो उसने यहाँ पे मुश्किल से कोई 25 एक फॉर्मूलाज दिए, 25 भी नहीं होंगे, 15-20 फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट वाले जो बार बार आते हैं। और नीचे उसको अगेन उसने इसमें थोड़ा सा A2AS मिक्स किया हुआ है, लेकिन डजंट मैटर, सारा कर लो। कॉम्पोजिट वाले बच्चों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना। ये समझ आ गया बेटे? अभी पहली दो एक्सरसाइजेस कैसे आपने सॉल्व करनी है। आई डोंट वांट टू स्पेंड द होल डे डूइंग दिस। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद इसको जरा अच्छी तरह कर लें। Okay, exercise 3, understanding and explaining syllabus content. Activity 1, identifying correct and incorrect statements. तो उसने आपको सिलेबस समझाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स करेक्ट देगा, कुछ इनकरेक्ट देगा। जैसे मैं यहाँ पे जरा चेक करता हूँ आप लोगों की नॉलेज। पहली स्टेटमेंट है, आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी कर्व में इनिशियली रेज अनएम्प्लॉयमेंट। जब पीपीसी बाहर शिफ्ट होता है, क्या इनिशियली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है? हाँ हाँ, बिल्कुल गलत बोला आपने। पीपीसी जब शिफ्ट होता है वक्ती तौर पे शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्टिव पोटेंशियल आगे चला गया है और एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट होने में, वर्कर्स को ट्रेनिंग लेने में, फर्म्स को एक्सपैंड करने में टाइम लगेगा। वक्ती तौर पे वाकई ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। देखा इससे कितना कॉन्सेप्ट एक क्लियर हुआ है? सबको समझ आ गई ये बात या थोड़ा सा दोबारा बताऊं? ड्रॉ करके दिखा दूं ये चीज आपको, या समझ आ रही है? आगे ये चले। नंबर 2 जी, बाइंग शेयर्स ऑफ अ प्रॉफिटेबल कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंड रेजेस एग्रीगेट डिमांड। तसल्ली से देखें क्या ये स्टेटमेंट सही है। शेयर्स खरीदना कंपनी के क्या इन्वेस्टमेंट माना जाता है इकोनॉमिक्स में? बॉन्ड्स हो या जो भी हो, क्या ये इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमिक्स में कि नहीं, मुझे बताएं। आप सिर्फ इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट माइंड में लाएं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट? Yes, investment is on capital goods, roads, factories, buildings, houses, even new ones. इससे एग्रीगेट डिमांड जरूर बढ़ती है, लेकिन शेयर्स ऑफ, बल्कि एग्रीगेट डिमांड भी शायद ना बढ़े, क्योंकि अगर फर्म्स ने वो इन्वेस्ट नहीं किया तो हो सकता है विड्रॉल बन जाए। तो नहीं, ये स्टेटमेंट अनट्रू है। अब नेक्स्ट देखें नंबर 3। लेट्स से फवाद, a falling inflation rate does not mean the price level is falling as well। तसल्ली से स्टेटमेंट समझो, मुझे बोलो ये सही है कि गलत है। सही स्टेटमेंट है। इन्फ्लेशन रेट गिरने का मतलब है डिसइन्फ्लेशन, प्राइस लेवल बढ़ रहा होगा, ठीक है। देयर इज अ हायर नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो कंपेयर टू अ कंट्री विद अ हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो चलिए देखो, देयर इज अ हायर नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री ए। इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे
एम्प्लॉयमेंट में आबादी बहुत है, where the unemployment rate is low compared to a country with a high unemployment rate. क्या ये बात सही है? जरूरी है कि अगर ज्यादा लोग जॉब पे हों इसका मतलब उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट दूसरे कंट्री से कम होगा? अब देखो आप लोगों के माइंड चलना शुरू हो गए, पहली दो तीन स्टेटमेंट जो ब्लैंक, दिस इज द होल आइडिया अबाउट दीज एक्सरसाइजेस, ठीक है? अब देखो ये बहुत सारी हैं इसलिए मैं सारी नहीं करवा रहा, उसमें तकरीबन कोई आपको 30 से भी ज्यादा इसमें शायद दे दी हैं। आप देखो सबसे पहले an outward shift in PPC may initially raise unemployment, correct. An outward shift in PPC raises the potential to produce and may initially raise unemployment in case this additional production capacity is not brought into use instantly. Buying these shares, incorrect. Investment in macroeconomics involves new fixed capital formations such as machines, equipment, increase in stock of raw material or finished goods, and new constructions. Since the purchase of shares does not instantly raise the demand for goods and services, it is not investment and cannot be considered a component of AD. ये आप लोगों ने सही पिक किया था कि फॉलिंग इन्फ्लेशन रेट डज नॉट मीन लेवल ऑफ प्राइसेस आर फॉलिंग एज वेल। सो उसने हर स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया है क्यों करेक्ट या इनकरेक्ट है। बच्चों आज की रात इन 3 शीट्स को कंपोनेंट वालों को 3 करनी पड़ेंगी, बाकियों को पहले ये 2 करनी पड़ेंगी और ये आपका कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन बच्चों? ओके, अब दूसरी मैं खोल रहा हूं। एएस वालों को थोड़ा सा शायद ये ज्यादा ट्रिकी लगे क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कंपोनेंट A2 का होगा, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा मेरा सिलेबस है कि नहीं। फिर भी एक बार रीड थ्रू कर लें, अगले साल भी तो आपने पढ़ना है ना, तो इनको करने में अगर बच्चा पढ़ के करता है ना, आई एम टेलिंग यू ईच शुड नॉट टेक मोर देन एन आवर, और इतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एग्जाम में जाते हुए। अगेन अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, उससे पहले ये सब बताया कि मैं क्या करवा रहा हूँ, आपकी स्किल्स बिल्ड कर रहा हूँ, कौन कौन सी बिल्ड कर रहा हूँ। इवैल्यूएशन स्किल्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है इसी में बच्चों के मार्क्स, आप लोगों के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यही होते हैं सर इवैल्यूएशन समझा दें इसकी, ठीक है? फिर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन की स्किल, वो सब कुछ आपको यहाँ बिल्ड करवा रहा है। जी जी जी। देखो बेटे ये तो मेरे एक बड़े पर्सनल रिसोर्स से मैंने लिया है, आई एम श्योर बाकी सब्जेक्ट्स में भी बना होगा, लेकिन मैंने तो शेयर कर दिया है। आई हैव नो एक्सेस टू अदर सब्जेक्ट्स एंड यू नो दैट कंटेंट, ये मेरे टीम लीडर ने भेजा था तो इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर सका हूँ। सो जस्ट गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन पढ़ लो इन द मीन टाइम। जी सो सॉरी, हाउस इज फुल ऑफ गेस्ट्स। अब देखो, रीड द प्रैक्टिस क्वेश्चन बिलो, डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ बोथ एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन व्हेन आंसरिंग ईच क्वेश्चन। ये आपको सेक्शन एज में बहुत हेल्प करेगा, सेक्शन बी में भी हेल्प करेगा। जैसे A2 वाले जो बच्चे हैं, मार्केट फेलियर कैन ऑलवेज बी ओवरकम टू इंक्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इट्स अ गोल्डन वन। अक्सर यही क्वेश्चन होता है, चाहे वो एक सिंगल मार्केट फेलियर पिक कर ले या 2 कर ले, इवैल्यूएशन सेम होगी। तो ये जो 5 लाइनें आप लोग नीचे पढ़ के लिखोगे, मैंने आपको ये सब करवाया हुआ है, अभी मैं दोबारा यहाँ पे नहीं करवा रहा, जस्ट टेलिंग यू हाउ टू यूज दिस शीट। BG, evaluate whether the theory of wage determination can account for wage differentials between a director and a general worker। ये हमने नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन भी करना है। In the same company and between two workers doing the same job in different companies, इसका 5 लाइंस वो एक्सपेक्ट कर रहा है सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए। फिर इसी तरह HDI एंड मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, सब ये A2 का आ रहा है। प्रोवाइड द बेटर मेजर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि A1 की वैल्यूएशन इतनी टफ नहीं है। डिस्कस वेदर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी द मेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव फॉर अ गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। अब ये A1 का आ गया है डिस्कस, और A2 का भी है ये। वो कहते हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करना क्या मेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है? ऑब्वियसली इसका सिंपल आंसर तो ये नहीं है कि नहीं जी ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट्स वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? फिर उसको हम इवैल्यूएट करेंगे कि डिपेंड करता है इकोनॉमी के हालात क्या है। अगर रिसेशनरी हालात हैं तो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट विल टेक प्रेसिडेंस अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 2 एम्स मेन हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल और बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस करंट अकाउंट का ठीक करना, वो ऑलरेडी ठीक हो चुका होगा गुर्बत की वजह से, तो उसका वो मेन फोकस नहीं होगा। हाँ, जब ग्रोथ हो रही है उस वक्त इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ठीक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सिचुएशन एन इकोनॉमी इज इन। जी मेरा बेटा। अब देखो, अब अगर इसी को हम क्वेश्चन बनाते हैं 12 मार्क का, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करके, ठीक है, लिस्ट कर देना टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल एक्सेट्रा, क्लासिकल, ठीक है। तो क्यों 4 मार्क्स के लिए क्यों ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है? प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल लेवल पे इनकम्स गिर जाएंगी, स्पेंडिंग कम कर सकेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड गिरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स की डी स्किलिंग होना शुरू हो जाएगी, अपनी स्किल ही भूल जाएंगे, अपनी उनका री एम्प्लॉय होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। फिर लॉन्ग रन में, और लॉन्ग रन में उनके मेंटल प्रेशर्स और क्राइम रेट बढ़ेंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी, फर्म्स को अच्छा क्या उसको बोलते हैं, फर्म्स को जो है सेल्स कम हो जाएंगी, बिकॉज लोगों की इनकम्स कम है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जिससे अगेन उनके जो है क्लोजर होने का खतरा है। गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू कम आ रहा है, स्पेंडिंग, वो सारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो आप कर देना। फिर जी क्यों प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसमें ये भी आएगा क्यों प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से दोनों इन्फ्लेशन कम होती है, डिमांड पुल, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम है, इनकम्स कम है, डिमांड गिर जाएगी एग्रीगेट, कॉस्ट पुश, क्योंकि सस्ती स्किल्ड लेबर हर जगह पे अवेलेबल है, फर्म्स सस्ते वर्कर्स लेके ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और लोकल कंट्री के अंदर भी, वर्कर्स ज़्यादा वेज डिमांड नहीं करेंगे, पोल्यूशन, एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह कम हो जाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन कम हो रही है, अगर प्रोडक्शन कम हो रही है, यहाँ पे साथ थोड़ा सा करना। However, there are other objectives like economic growth, controlling inflation, what's it called, balance of payment का equilibrium में रखना। उसके बाद ये इवैल्यूएटिव कमेंट जैसे ही करोगे, जो नीचे लिखा हुआ है, आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। गॉट इट नाउ? तो आप लोग सिर्फ एएस वाले जो आपको ये नजर आ रहे हैं ये करने हैं आपने। जैसे ये भी दोनों का कॉमन है, कंपेयर द लाइकली इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी ऑफ imposing minimum price on demerit goods with the one other policy to improve public health and consider which policy is more likely to be effective। उन्होंने इस तरह के आपको, मुझे अब सही याद नहीं, हाँ बस एच आई जे तक, एच तक हैं, थोड़े से दिए ताकि मेजर मेजर वाले हो जाएं। अब ये देखो, मार्केट फेयर वाले के बारे में उसमें डिटेल बताया है। For analysis and explanation of different forms of market failure and method of reducing them, such as indirect taxation, subsidies, direct provision for evaluation, limitations of the role of government in overcoming market failure, such as problems of imperfect government information will be discussed, followed by a reasonable conclusion। ये आपकी evaluation बन जाएगी। समझ रहे हो? तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड यूनिट टू प्रैक्टिस योर स्किल्स ऑफ इवैल्यूएशन और एनालिसिस इज वेल। सबको समझ आ गया? इसको एक बार रीड थ्रू कर लें अपना अपना टॉपिक को। जो पहली बात है, A2 वाले A2 को, AS वाले A1 को, और कॉम्पोजिट सारा। सबको समझ आ गया बेटे? ये थोड़ा सा और उस कंटेंट पे बात करूं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्किल है जी, अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन कॉन्टेक्स्ट। Skill of knowledge and understanding requires learners to demonstrate understanding of the syllabus content, giving appropriate explanations and examples. Skill of analysis requires explaining the impact and consequences of changes in economic variable। तो इसके अंदर आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव आपको मालूम करना है ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नॉलेज की बात की जो हम कहीं हर क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, कितने नॉलेज के, कितने एनालिसिस, कितने एवेल्युएशन के, ये उसी बात को आपको ट्रेनिंग दे रहा है इस एक्सरसाइज के थ्रू। अब देखो, अब इसने यहाँ पे बोला फॉर ईच सेट आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, विच स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट एनालिसिस या इवैल्यूएशन, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। AO1 आपका है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1। AO2 आपका है एनालिसिस, एंड AO3 आपका है इवैल्यूएशन। तो सर्कल करना है आपने। फॉर गुड्स विद PED, प्राइस इलास्टिक डिमांड, price can be decreased to raise revenue, as revenue gained by additional units sold, the the revenue lost by additional units sold exceeds the revenue lost by lower prices। तो आपके ख्याल में ए जो स्टेटमेंट है ये नॉलेज के ऊपर है, एनालिसिस पे, कि वैल्यूएशन पे? एनालिसिस की स्टेटमेंट है। बहुत अच्छे। इसी तरह करके आपने स्टेटमेंट्स देखती जानी है और उनको कैटेगराइज करें। इसमें सिर्फ एक सर्कल ही करना है आपने, और उसके बाद जो है ये 6-7 सेट्स, अच्छा इसमें मैंने पूरा प्रॉपर नहीं देखा था, बहुत सारे सेट्स बनाए उन्होंने।
सेट वन, जैसे आप लोगों ने कहा एनालिसिस AO2। बी वाला देखो, PED is more useful than income elasticity of demand for a businessman as price can be changed more easily and quickly than altering the type of product the firm produces। मैंने हमेशा लिखवाया आपके इवैल्यूएशन में कि प्राइस आपके अपने कंट्रोल में, इनकम्स आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पीईडी ज्यादा यूजफुल है। इस तरह एक्सीडी के मुकाबले में पीईडी यूजफुल, तो ये इवैल्यूएशन। पीईडी मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सिंपल एक स्टेटमेंट थी नॉलेज की, फॉर्मूला डेफिनेशन दी उसने। इसी तरह बाकी स्टेटमेंट को भी उसने कैटेगराइज किया आपकी आसानी के लिए। इसी बहाने आपका बहुत सारा कोर्स भी रिवीजन हो रही है, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रिसोर्स। जिसने भी इसको बनाया या जिन लोगों ने इसको बनाया, दे डन एन एक्सीलेंट जॉब। अब कंक्लूजन्स, जहां बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं इसका कंक्लूजन, एंड दैट्स ऑब्वियसली स्टेटमेंट जहां पे मसला आता है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है टिक द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स यू थिंक आर अ वैलिड कंक्लूजन इन सम इंस्टेंसेस, बोथ स्टेटमेंट कुड बी वैलिड एज वेल। जैसे ये एफिशिएंसी के बारे में उसने दो स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली मैं पढ़ देता हूँ जी, ये स्टेटमेंट, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्प्स ओवरकम मार्केट फेलियर एंड ब्रिंग द आउटपुट क्लोजर टू सोशली डिजायरेबल लेवल। However, imperfections such as lack of accurate information may make government intervention less effective and market failures may continue to exist। A2 वाले बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट कंक्लूजन है? क्या ये हमारे मॉडल आंसर से मिलती है? आंसर फवाद, क्या ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी की क्वेश्चन की करेक्ट कंक्लूजन है? क्या बोल रहे हैं? इट्स अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टू को देखते हैं। Government should play its role in overcoming market failures through imposing indirect taxes, subsidies, direct provision, and regulation. It can impose indirect taxes on demerit goods and firms generating negative externalities, give subsidies or directly provide merit goods। क्या ये कंक्लूजन है? ये तो एनालिसिस हो रहा है, A1 वालों को भी समझ आ गया, तो वेरी गुड। इसी तरह लेबर मार्केट का उन्होंने बोला, आप खुद ही करते जाओगे, नीचे जाके उसने इन सब की आपको क्लियर बताया कि केड़ी स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन है और कौन सी नहीं है। ठीक है जी, तो ये सब स्किल एक्सरसाइजेस शुड हेल्प यू अ लॉट। जी बच्चों, कुछ समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम? अच्छा, ये तो मैंने करवा दी शायद, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, शायद ये भी करवा दी थी ये। बेटे सब में भेजी हुई है, ऑल एग्जाम प्रेप ग्रुप्स, आपके सारे रिसोर्सेज एग्जाम प्रेप ग्रुप में मैंने भेजे हुए हैं। हो नहीं सकता, मैं चेक करता हूँ, हो सकता है मिस हो गई हो। लकास एग्जाम है, इधर से करते हैं एग्जाम लकास, क्यों नहीं दे रहा? चलिए मैं एग्जाम प्रेप खाली टाइप करता हूँ और फिर जब लकास का आएगा तो मैं देख लेता हूँ उसको। अच्छा ठीक हो गया। ये देखो मेरा बेटा, आई हाईली डाउट कि ये नहीं है। 30 मार्च को ये मैंने सब ग्रुप्स में भेजी थी, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपको नजर आ जाएंगी। ये देखो, ऑल थ्री। ओके वेलकम। ये मुझे लगता है मैं बीच में से मिस कर गया और आपको स्ट्रेट में ले गया था थर्ड पे, या ये सेकंड वाली मैं मिस कर गया था या दिखा दी थी, एक बार देख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। इसमें हमने क्या किया था, पूरी ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, ये देखो वर्कशीट दी है मिसिंग इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए, एंड आई थिंक अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क। जैसे पीडी -1.5, कमेंट करें साइन के ऊपर, साइन नेगेटिव क्यों है? पीडी का साइन नेगेटिव क्यों है, एक आधा कर लेते हैं, बताएं मुझे। यस, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वैल्यू पे कमेंट करें, 1.5 क्या सजेस्ट कर रहा है? इलास्टिक, इलास्टिक है, यानी 1% चेंज इन प्राइस कॉजेज 1.5% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सप्लेनेशन ऑफ साइन हमने कर लिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ वैल्यू हमने कर ली, ठीक है। इसी तरह पी डी -0.8, अगेन नेगेटिव वैल्यू है, रीजन इन इलास्टिक है, ये बस चीज थी। इसी तरह
इनकम इलास्टिसिटी का इलास्टिक, इनइलास्टिक, और पॉजिटिव साइन मींस नॉर्मल गुड्स हैं, और फिर माइनस साइन मींस इंफीरियर गुड्स हैं, और इलास्टिक रिलेशनशिप है 1.2। इसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव साइन है, अगर 0.5 है तो डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं या डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं, यस, positive sign means substitutes, 2.5 means very close substitutes like Pepsi and Coke, honey and jam। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है और माइनस है मींस कॉम्प्लीमेंट्स हैं डिस्टेंट वाले, इकट्ठे यूज होते हैं लेकिन पेट्रोल एंड कार की तरह क्लोज कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कार्स एंड कार एक्सेसरीज टाइप के हैं, और 1.5 पेट्रोल एंड कार, फैंस एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो मेरे बच्चों समझ आ गया स्किल इसकी। जीरो मींस अनरिलेटेड, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाने में मदद दे रहा है। ये देखो नीचे उसने उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, जिस बच्चे को जहां पे प्रॉब्लम हो उसको देख सकता है। लेबलिंग एंड इंटरप्रेटिंग डायग्राम्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि डायग्राम लेबल्स में बच्चे गलतियां करते हैं। अब ये देखिए पीपीसी आ गया। मुझे बताएं जी, डायग्राम नंबर 1 आपको क्या लेबल करना चाहिए? वाई एक्सेस पे गुड एक्स, गुड वाई, गुड गो, गुड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, शाबाश। दूसरा वाला सिंपल डिमांड सप्लाई का कर्व है, इस पे क्या लेबल होना चाहिए? प्राइस वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे। और जो पीपीसीज हैं उनको पहले को ए बी बोल दो, दूसरे को सी डी, इनवर्ट शिफ्ट वाला बात हुई है, लेबल्स आपके हो गए। ये ए टू बी जो मूवमेंट है, ये अगेन गुड वाई गुड एक्स या जो भी दो गुड्स, ये एक्चुअल ग्रोथ शो कर रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ प्राइस एंड क्वांटिटी, सप्लाई डिमांड, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो कर, मतलब उन्होंने हर तरह के ग्राफ बना के आपके लिए लेबलिंग आपके ऊपर छोड़िए। ये ASAD वाला जो आया है, इसमें क्या लेबल करेंगे? ग्राफ नंबर 12, प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी, शाबाश। अब जी ये देखो, उसने गुड वाई और गुड एक्स ही लेबल किया, प्राइस एंड क्वांटिटी लेबल की, हर तरह की आपको शो किया कैसे आपने लेबलिंग करनी है। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो? ओके, प्राइस लेवल, रियल आउटपुट जी बेटे। Is somebody asking a question? ओके, अब एक्सचेंज रेट वाला देखो, आप खाली यूं भी कर सकते हो, एक्सचेंज रेट E0 E1, या प्राइस ऑफ वन करेंसी, प्राइस ऑफ डॉलर इन पाउंड साइन दे दें, क्वांटिटी ऑफ करेंसी। इसके लेबल जरा डिफरेंट होते हैं, तो एक्सचेंज रेट वाले देख लें लेबल्स कैसे आपने करने हैं। ऑल गुड, ये तमाम आपके एएस के लेबल्स उसने चला दिए। एक्टिविटी 2 क्या कह रही है? इकोनॉमिक इवेंट्स। Skill of analysis requires candidate to select, interpret and organize economic information in written, numerical and diagrammatic form। तो इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर उसने हमें एक स्किल एक बना के दी है, मैच द इकोनॉमिक इवेंट टू द करेक्ट डायग्राम। जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल आउटपुट, ऊपर उसने जो पीपीसी शिफ्ट करने वाला डायग्राम नंबर 2 था, आपने यहाँ पे लिख देना है डायग्राम नंबर 2। इंक्रीज इन एक्चुअल आउटपुट, मैं डायग्राम नंबर 4 या 5 जो भी था लिख दें। हर का उसने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहां जहां आप उसको लेबल करेंगे आपको डायग्राम बनाने में मसला नहीं आएगा। समझ आ गया मेरे बेटा? ये देखो 1 and 11, 3 and 9 उसने सॉल्व भी कर दिया आपके लिए। किसी को समझ आ ना आ रही हो कि कैसे हो रही है? क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन स्टिल कोई कंफ्यूजन? ओके, लेट्स मूव ऑन। वंडरफुल, मैं थोड़ा एक मैसेज देख रहा था बच्चे का जी। फोकस ऑन एनालिसिस। Learners that explain to learners that worksheet 3 economic events contained a list of various economic events। Give learners worksheet 4 chains of analysis। अब जी ये थोड़ा सा देखें, worksheet 4 chains of analysis कैसे बनाई जाती है। For example, the impact of expensive imports on demand pull inflation। जरा कोशिश करें, अगर हमारी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएं, उनकी डिमांड, और अगर उनकी डिमांड इलास्टिक है तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारा x माइनस एम कॉम्पोनेंट, दोबारा दोबारा सुने, इंपोर्ट्स महंगी हुई, उनकी डिमांड गिरेगी, और अगर डिमांड इलास्टिक है तो हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा।
एक्स माइनस एम कॉम्पोनेंट डेफिसिट, यस सॉरी सही बोला था, नेगेटिव होगा, डेफिसिट होगा, एग्रीगेट डिमांड, और एज अ रिजल्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये पूरा उसने आपको 2 मार्क का 3 मार्क का एक स्कोरिंग तरीका बता दिया। समझ आ गया? अब एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स का। फांसी आप स्टार्ट कराओ। इंपोर्ट्स बिकमिंग एक्सपेंसिव, उससे इंपोर्ट्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा बेटे? हमारी करेंसी ना ना छोड़ दो, सिर्फ एक्सचेंज रेट पे लेके जाना है। इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हुई हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, हमारी करेंसी की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उससे हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। परफेक्ट, सबको समझ आ गया? एक बार फिर करवाता हूं। इंपोर्ट्स बिकमिंग एक्सपेंसिव मींस now local people will import less because they're too expensive, they'll buy local goods. As a result, demand for imports will fall, and to buy imports, supply of domestic currency in the foreign exchange market will also fall, which will make it appreciated. समझ आ गया मेरे बच्चों? डेप्रिशिएट होती है ऑब्वियसली, जिस प्रोडक्ट की तरह समझो करेंसी को अब्दुल्ला। जैसे चावल की सप्लाई ज्यादा हो जाए, जिस साल अच्छी फसल हो जाती है प्राइसेस गिर जाती हैं, जिस साल फसल अच्छी नहीं होती सप्लाई कम होती है, शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ जाती है। समझ आ गया? उसने इस तरह फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे एक्सपेंसिव इंपोर्ट का करवाया, ट्रेड डेफिसिट पे करवाया। फिर नेक्स्ट इवेंट क्या है जी? फॉल इन इंटरेस्ट रेट। आप ये बहुत अच्छा कर चुके हो। एग्रीगेट डिमांड तो उसने 7 बोले। लोअर इंटरेस्ट रेट मींस पहले में लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, सेकंड में मोर इंसेंटिव टू सेव, हायर रिटर्न ऑन, और सॉरी, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लोअर इंसेंटिव टू सेव, लोअर रिटर्न ऑन सेविंग, पीपल विल borrow less, save more, save less, spending will increase, consumption will be increasing. Watching that, firms will also borrow more and invest more. Consumption and investment will be injected into aggregate demand. Aggregate demand will shift to the right. That's it. समझ आ गया? एक एक बॉक्स आपको स्कोर बता रहा है कि कैसे आपने चेन्स ऑफ एनालिसिस बनानी है। किसी को इसमें मसला आ रहा हो? जी सॉरी, क्लियर है? अच्छा, बी पार्ट। अब कोई बच्चा मुझे करवाओ। लेट्स से लेट मी चूज अ किड। इज Zayan in the class? शाबाश। बी पार्ट देखो, इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सचेंज रेट। इंटरेस्ट रेट कम हो हमारे एक्सचेंज रेट पे, हॉट मनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचो। इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते इसको, हॉट मनी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपको अभी पड़ा है कैपिटल गुड्स में। सो लेस फॉरेनर्स विल सेव इन डोमेस्टिक बैंक्स, डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी विल, as a result its price should fall. Domestic people will also save in, किधर सेव करेंगे? Foreign banks. Supply of domestic currency will increase, will lead to fall in exchange rate. समझ आ गया? दूसरा एंगल, लोअर इंटरेस्ट रेट मींस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लो, people will import more. More import will result in increase in supply of domestic currency in foreign exchange market, again depreciating the currency. तो मेरे बेटे ये एक्सरसाइजेस काफी सारी हैं इनको। उसने वही टॉपिक जो मेनली वो देता है ना आपके सेक्शन ए में, जैसे इंपोर्ट बिकमिंग एक्सपेंसिव, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आती है? मे बी बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ्स और वीकर करेंसी, से उसने रीजन भी दे दी है। लोकली मेड गुड्स सीम चीपर, इंपोर्ट्स फॉल, एग्रीगेट डिमांड राइजेस, मे ट्रिगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन इफ यूर ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट। हम तो इससे ज्यादा डिटेल में करते हैं। क्लियर हो गया? सबको देख लेना, दिस शुड रियली हेल्प यू। A1 A2 दोनों बच्चों के लिए ये कॉमन है किस्म का, क्योंकि पॉलिसीज की बात हो रही है। अब जी एनालिसिस इन एक्शन वर्कशीट 5, पास्ट प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन, पेपर 2 क्वेश्चन 1 सी क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन हाउ, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है एक्चुअल।
Explain how changes in any three demand factors might account for the greater rate of growth in number of visitors into Thailand from China than from other countries. अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, जिस साल ये आया था बच्चों ने हैश किया था इसको, बहुत बुरा अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन को सुना ही नहीं गौर से। पूछ क्या रहा है, वो कहता है एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन एनी थ्री डिमांड फैक्टर्स। अब ईडी पैम्स के कोई तीन डिमांड फैक्टर्स हमारे माइंड में आने चाहिए। might account for greater rate of growth in number of visitors यानी tourists into Thailand from China than from other countries। उसने बताया था डेटा में कि चाइना से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज से पहले से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट बहुत है टूरिस्ट जो थाईलैंड आ रहे हैं। तो उसको मैं जल्दी से करवा रहा हूँ। वन फैक्टर कुड बी इंक्रीज इन इनकम in China, which is greater than increase in income in other countries like Russia and Australia. As a result, more Chinese people visited Thailand as holidays are a luxury. Rise in income has a positive relationship with them. समझ आ रहा है बेटो? राइज ऑफ पॉपुलेशन एक साल में और क्या पैदा होते ही वो बच्चे, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा था। नहीं, देखो देखो हुआ क्या था डेटा में, हर साल लोग आते थे चाइना से भी दूसरे कंट्री से भी। इस साल चाइना से बहुत ज्यादा आए थे, दूसरे कंट्री से पहले से ज्यादा आए हैं, लेकिन चाइना का ग्रोथ रेट ज्यादा था विजिटर्स आने का। तो इस हिसाब से मैं हर स्टेटमेंट देनी है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट की बात करें, आप करें कोशिश यार, इंटरेस्ट रेट क्या हुआ होगा चाइना में और दूसरे कंट्रीज में जिससे ज्यादा लोग आए थाईलैंड में, लेकिन चाइना से ज्यादा बहुत ज्यादा आए। ओके, आपने वही गलती की जो बच्चों ने उस साल की, बाकियों की बात नहीं की। इंटरेस्ट रेट में हैव फॉलन मोर इन चाइना देन अदर कंट्रीज। उधर भी गिरे हैं क्योंकि उधर से भी ज्यादा आए हैं ना, लेकिन चाइना से बहुत ज्यादा क्यों आए, इधर ज्यादा गिरा इंटरेस्ट रेट। आप समझ आ रही है बात? अब आखिरी करते हैं, थाईलैंड हॉलीडेज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एयर टिकट्स, हॉलीडेज इन थाईलैंड, बल्कि मैं तो इसमें ये भी करते हैं, बहुत अच्छा है, मे have become more cheaper for Chinese than other countries, hence there was a growth from all countries but more so for Chinese tourists। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लूंगा। ये ये चाइनीज एक्सचेंज रेट युआन का मे हैव अप्रिशिएटेड मोर देन अदर कंट्रीज एक्सचेंज रेट्स। दूसरों का जिक्र जरूर करना है, वरना ये आपका आंसर वीक हो जाएगा। समझ आ गई? जी जी, बोलिए। बिल्कुल दो बेटे, बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है। साफ साफ आप बात लिखोगे, और उतनी रिलैक्सेशंस बाकियों को नहीं दी क्योंकि उधर से भी तो ज्यादा आ रहे हैं ना, तो उसको भी जस्टिफाई करना है। गॉट द पॉइंट? यस बेटे। अगर चाइनीज करेंसी थाईलैंड के बाट के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर हुई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, उनकी भी हुई है लेकिन चाइना की ज्यादा हुई है, तो थाईलैंड becomes a cheap tourist destination for Chinese because they can buy more of Thailand's currency. Hence, Thai holidays will become cheaper for Chinese compared to other countries, and they'll visit more Thailand holidays. समझ आ गया? ओके मेरा बेटा, लेट्स गो ऑन। नीचे भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द वेज इन बिजनेस इन विच बिजनेसेस माइट attempt to increase PES of their products, assess whether these attempts are likely to be successful। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन आपको दोबारा एक मौका मिल रहा है। Why don't we just read their answer? ये देखो, ये देखो एग्जामिनर कमेंट, और जब पढ़ोगे तो समझ आएगा कि कितना अच्छा लिखा। हायर इनकम्स ऑफ चाइनीज टूरिस्ट कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज might have led to more tourists coming to Thailand from China as tourism is a normal good, luxury good। अच्छा जी, अब देखो एग्जामिनर कमेंट देखो। um, the focus of the question was a greater rate of growth in Chinese tourists visiting Thailand and not on a higher number of Chinese tourists। ठीक है? Thus, a dynamic approach instead of static approach was required to tackle the question। The candidates could have mentioned a faster increase in Chinese income than other countries instead of giving the static idea of high income। जो स्टैटिक आइडिया देगा उसको
3 से ऊपर नहीं मिलेंगे, इसके 6 मार्क्स थे। अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी and increasing promotion expenditure in China by Thailand companies, something like that would have gotten you all the marks. अब जी दूसरा देखें PES का sample answer, businesses may invest in latest technology and equipment which reduces the cost of production, shifts the supply curve to right and help raise supply. This is a wrong answer. इसने क्यों sample answer दे दिया? नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस की बात मैं इसको सही करता हूँ। बिजनेसेस may have invested in latest technology and equipment which reduces cost of production, shifts the supply curve to the right and helps raise supply. Now the producer can respond quicker to any price rise as the latest technology can produce more than what they could earlier. समझ रहे हैं? ये इस सारे में या तो उसने जान के गलत दिया है। Instead of focusing on how business can help raise the PES, the response focused more on how supply could be raised. यहाँ पे इस बच्चे के मार्क्स कटे। PES से लिंक करने की बजाय उसने सप्लाई कर्व को शिफ्ट करवाया। Are you understanding? आप सबको ये फाइन डिफरेंस इस क्वेश्चन का समझ आ रहा है? मैं करवा दूं आपको ये? ओके, लेट्स सी दूसरा फैक्टर। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी बिजनेसेस को, उससे प्रोडक्शन स्पीड ज्यादा हुई। बिजनेसेस ने इन सब्सिडीज को यूज किया टू ट्रेन एंड एजुकेट देयर वर्कर्स which resulted in a more efficient and a more flexible workforce. So whenever price rises, demand rises, business can respond quicker to increase supply in response to rise in price. समझ रहे हो? ये स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है to get marks in this question. Is everybody clear? बिजनेसेस ने ज्यादा स्टॉक रख लिया अपने पास, तो जब भी ये लास्ट वाला ठीक था कुछ, तो उससे जब भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, दे विल हैव ऑलरेडी हैव स्टॉक्स अवेलेबल, दे विल इमीडिएटली रिलीज देम एंड इंक्रीज सप्लाई वेरी क्विकली। शिफ्ट नहीं करवाना सप्लाई को, वो तो होगी इनमें कुछ फैक्टर्स में, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ानी है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस लास्ट टॉपिक? ओके, अब इसी तरह उसने सारे उन क्वेश्चंस के आंसर दिए। एग्जामिनर कमेंट जरूर पढ़िएगा कि जो उसने गलतियां की हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। स्किल्स एक्सरसाइज आर डन। सो टेल मी, किसी को प्रॉब्लम हो कि ये कहाँ पड़ी है आपके उसके अंदर या एनीथिंग? आपको समझ नहीं आया फुआद? आप थम्स डाउन कर रहे हो? अच्छा, फिर थम्स अप करते होते। चले, गुड इनफ जी। ये वीडियो मैं लगा दूंगा स्किल्स एक्सरसाइजेज के नाम से ही। शाबाश, इसको सर को कह दो भेज दें। इट्स ऑलरेडी इन द ग्रुप। नो, मैंने दिखा दिया बेटे, ये देखो प्यारे बच्चों, ये आपके लकास का ग्रुप ही है, एग्जाम प्रेप इको लकास JT23। 30 मार्च को जो किसी बच्चे ने रोने का साइन भी दिया हुआ है, ये वाली 30 मार्च को मैंने पोस्ट की हुई है तीनों। आंसर गॉट इट? थैंक यू। ऑलराइट जी, दैट्स इट। हैव अ गुड डे। छोटी क्लास हुई है बिकॉज वी जस्ट डिड स्किल्स एक्सरसाइजेज, तो इंशाल्लाह ताला A2 की क्लास में A2 वाली स्किल्स एक्सरसाइजेज करेंगे। वो भी आज क्लास छोटी हो जाए, कोई मसला नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपको ये सारा कुछ करवाया जाए। सो प्लीज डू प्रैक्टिस देम ऑन योर ओन। If there's any problem, let me know. I'm just saving your class and that's it. We're done with today's class. Where is my... आप लोगों का ये पढ़ा है जी? Yeah.